ईटीवी के दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। ईटीवी के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे नमस्कार। अब तक लोकसभा की 502 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और ऐसा सुना जा रहा है कि 272 का जादुई आंकड़ा एनडीए पहले ही पार कर चुका है। तो क्या सचमुच आप सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बनाने जा रही है, मजबूत सरकार बनाने जा रही है। और राजीव गांधी के ज़माने में देश को जो मैंडेट मिला था, शायद उसके बाद ये पहली बार एक मजबूत सरकार का, स्थिर सरकार का, स्पष्ट बहुमत वाला मैंडेट देश की जनता देगी। ये वाराणसी में जो आप गए वहाँ पे और जो ज़बरदस्त जन समर्थन मिला सारे प्रतिबंधों के बावजूद, तो कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई चुनाव नहीं, शायद आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बनारस की कल की घटना मेरे सार्वजनिक जीवन की सबसे अद्भुत घटना है, क्योंकि मैं तो हेलीपैड से मुझे मेरे कार्यालय जाना था, कार्यकर्ताओं को मिलना था, कोई कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन 10 मिनट का जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है रूटीन में, कल मुझे 3.5-4 घंटे लग गए। ऐसा लगता था जैसे ईश्वर का कोई रूप नजर आ रहा था। जनता जनार्दन एक जन आंदोलन बन गया था। आशीर्वाद देने के लिए जनता इतना कष्ट झेल रही थी, आशीर्वाद देने के लिए ऐसा शायद किसी के नसीब में नहीं आया होगा। हम सुनते थे कि आजादी के आंदोलन में गांधी जी गए तो ऐसा हुआ, बनाने गए तो ऐसा हुआ, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते कैसा होता है। मैंने कल बनारस में देखा जी। मैं बनारस के भाइयों बहनों को 100 सलाम करता हूँ। आपने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। जब बनारस की बात कहते हैं तो एक सवाल आता है कि आप इतने सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो चुनाव आयोग से कैसा टकराव? क्या सचमुच आपको लगता है कि चुनाव आयोग का बायस है आपके प्रति रहा? अब विषय पूरा हो गया, अब पूरा हो गया, आगे चले। इस तरह का क्या है? अब 12 तारीख को मतदान है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इतनी प्रार्थना है कि जो 40-42 स्थानों पर चुनाव बाकी है, वहाँ का ट्रैक रेकॉर्ड जरा अच्छा नहीं है। गुंडागर्दी, रिगिंग, और देश भर में अब सारे सिक्योरिटी फोर्सेस खाली हैं। अभी भी उनके पास 2 दिन का समय है। सारे सेंट्रल फोर्सेस को मूव करना चाहिए, एकदम टाइट सिक्योरिटी करना चाहिए, वीडियो कैमरा सब दूर डबल लगाना चाहिए, और किसी भी हालत में रिगिंग ना हो इन 40-42 चुनाव में। इसको करके दिखाएं, उनका काम अच्छा होगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी। 12 मई को अब अंतिम चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है अंतिम चरण का। तो पश्चिम बंगाल में क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है? पश्चिम बंगाल, अगर पुराना हमारा रिकॉर्ड देखा जाए तो हम कोई 10-12% वोट तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे किसी समय। इस चुनाव में मैंने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूं तो ये चुनाव आशा का है, विश्वास का है, होप का चुनाव है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडित हिसाब ही नहीं लगा सकते। पश्चिम बंगाल की युवा पीढ़ी, पश्चिम बंगाल का गरीब, पश्चिम बंगाल का पिछड़ा, उसको लगता है कि भाई हम परिवर्तन के लिए प्रयास किया लेकिन नज़र नहीं आ रहा। और बंगाल का आदमी बुद्धि से ज़्यादा सोचता है चीज़ों को, इमोशनली भले रिस्पॉन्ड करता है लेकिन सोचता बुद्धि से। उसने ये बराबर 35 साल का लेफ्ट, 35 महीने का दीदी, दोनों का एनालिसिस किया है। उसमें से उसको लगता है कि अब बीजेपी बचा सकती है। और मैं जो राउंड की है जी, वहाँ जो जन समर्थन मैंने देखा है, इससे मुझे लगता है कि बंगाल तो सारे पॉलिटिकल पंडितों की सोच से ऊपर चला जाएगा। तो दीदी पहले एनडीए में रह चुकी हैं, आप लोगों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रही हैं, तो अचानक तो इतनी कटुता से जैसे गैप क्यों? नहीं, दीदी तो एनडीए में भी रही है, यूपीए में भी रही है, एनडीए के खिलाफ रही है, यूपीए के खिलाफ रही, तो दीदी तो सब जगह पे होती है। सब जगह रही है। तो बंगाल की जब हम बात कहते हैं तो हर कोई आज जानता है कि
लेकिन बंगाल से पहले फिर एक बात ये हो जाए कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो क्या आप उनकी तरफ भी दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाएंगे? मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, चुनाव प्रचार मैंने खुद किया है। शायद हिंदुस्तान में इतनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी झांक करके खुद दे करके आया हो, ऐसा कोई आपको जर्नलिस्ट भी नहीं मिलेगा। 400 शायद, हाँ, जर्नलिस्ट भी नहीं मिलेगा कोई। इसलिए, और दूसरा, मैं मूलतः पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैंने सालों तक चुनाव लड़वाने का काम किया है, इसलिए मुझे उसकी बारीकी ज़्यादा समझ आती है। तीसरा, देश भर में जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो। चौथा, मीडिया एनालिसिस आता है वो। पांचवा, कांग्रेस के सारे दिग्गज चुनाव मैदान से भाग गए, लड़े नहीं आए। और छठा, भारतीय जनता पार्टी को प्री पोल अलायंस 25 लोग मिले, 25 पार्टियों का प्री पोल अलायंस। इन सारी चीज़ों को अगर आप बैठ करके देखो तो ये शक करने का कोई कारण ही नहीं है, ये सवाल ही बेमतलब है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए राजीव गांधी के जमाने के बाद पहली बार मजबूत सरकार के साथ आ रहा है। पश्चिम बंगाल कर्ज में डूबा हुआ है, विकास पिछड़ा हुआ है, तो अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो पश्चिम बंगाल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका विजन, प्लान, रोड मैप क्या होगा? सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित क्यों रहते हो? हम पूरे देश में, हमारा एजेंडा ही गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट है। मैं हमेशा अनुभव करता हूँ, जो भारत माता का नक्शा है, भारत माता के नक्शे का जो भारत माता का पश्चिमी छोर है, उसमें तो कोई न कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी दिखती है। लेकिन भारत माता का जो पूर्वी छोर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, सीमांत खास करके। अगर हम इन ईस्टर्न इंडिया पर फोकस नहीं करेंगे और असंतुलन रहेगा तो देश के लिए बहुत नुकसान होगा। भारत माता अगर समृद्ध बननी है तो उसकी एक भुजा मजबूत हो और एक भुजा दुर्बल हो, तो मेरी भारत माता मजबूत नहीं बन सकती। और इसके लिए रांची हो, काशी हो, पटना हो, कलकत्ता हो, भुवनेश्वर हो, ये जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, उसको तत्काल हमें लिफ्ट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत पोटेंशियल है। कभी पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लीड करता है। देश की पहली एम्बेसडर पश्चिम बंगाल में बनी थी। उसकी उस ताकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है पश्चिम बंगाल के पास, बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेडिकेटेड इमोशनल सोशल स्ट्रक्चर है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी। आज दुनिया में जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन न के बराबर है। अकेला बंगाल सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी पर अगर जोर लगा देना तो भारत की करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने में अकेला बंगाल रोल कर सकता है, इतनी ताकत है। अब मेरे गुजरात में जो भी डायमंड वगैरह का काम करते हैं, यानी डायमंड के गहने बनाने का, नॉट डायमंड पॉलिसी, ज़्यादातर बंगाल के लोग हैं, मेरे गुजरात में काम कर रहे हैं। ये उनकी जो ताकत है उसको हम हाथ क्यों नहीं लगाते? कला, हैंडीक्राफ्ट, बंगाल की बहुत बड़ी ताकत है जी। बंगाली चीज़ों की दुनिया में हम क्या नहीं कर सकते। और इसलिए मेरे मन में साफ है कि बंगाल के सामर्थ्य का पूरा उपयोग होना चाहिए। और दिल्ली सरकार का काम ये नहीं है कि मेरे हैं ये पराये हैं। हिंदुस्तान का हर कोना वो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का अपना होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ी गलती ये की इतने दिनों कि राज्यों को भी पहले वो अपना यानी एक प्रकार से असिस्टेंट मानने की कोशिश करते थे। पुराने जमाने में शब्द प्रयोग होता खंडिया राज।
अगर वो कोई सर ऊंचा करता है तो उनको प्रतिस्पर्धी मानने लगे, फिर भी आगे बढ़ता है तो उसको दुश्मन मानने लगे। सचमुच में अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ करता है, अल्टीमेटली तो भारत सरकार के खाते में ही जाने वाला है, तो मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर ग्रोथ की तारीफ करने में जाता क्या है? क्योंकि इन्होंने, अगर वो मध्य प्रदेश बीजेपी वाला है तो उनके एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात ही नहीं करना। शिवराज सिंह ने इतना बढ़िया काम किया, उसका उल्लेख ही नहीं करना। तो ये तरीका तो नहीं चलता है। हम इस सारे चीज़ों में परिवर्तन चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि किसी ज़माने में इन्वेस्टर्स का स्वर्ग माना जाता था, लेकिन सिंगूर से टाटा कैपिटल के बाद एक तरह से विश्वास उठ गया इन्वेस्टर्स का, लोग हिचकिचाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स का लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, इसको रेस्टोर करने के लिए क्या करें? बिल्कुल मेरा मत है, हिंदुस्तान में जहाँ पोटेंशियल बड़ा है वहाँ की राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर के, राज्य सरकारों को उत्साहित कर करके और ऐसे इन्वेस्टरों को भी प्रोत्साहित करके, देखिए साइकिल की ट्यूब में हम हवा भरते हैं, मीटर से मानो तय करें भाई साइकिल की ट्यूब में 25 पॉइंट एयर होना चाहिए, लेकिन अगर एक जगह पे गुब्बारा हो जाए तो वो साइकिल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। एयर भी जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, लेकिन पूरी ट्यूब में होनी चाहिए, कोने में नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भी एक कोने में होगा, अकेले गुजरात में होगा तो देश नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के हर कोने में होना चाहिए, बंगाल में भी होना चाहिए। सिंगूर की घटना के बाद ये लैंड एक्विजिशन एक मुद्दा बन के वहाँ उभरा है, इसको भी सॉर्ट आउट करना होगा। देखिए लैंड एक्विजिशन के संबंध में अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ, कि गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा है। अभी भारत सरकार जो मुझे ढेर सारी गालियाँ दे रहे थे, उन्हीं के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कह दिया कि ये मॉडल बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मॉडल ये है। और उन्होंने इतना ही नहीं देश को कहा कि गुजरात मॉडल को स्वीकार करो। तो उनके मुंह को चाटा उन्हीं की सरकार ने मारा है। इसी को मान लिया आकर के जो है। एक मैंने कलकत्ता में देखा और ऐसा लगा कि आपको सत्ता बनाने से रोकने के लिए सभी राजनीतिक दल सारी विचारधाराएं छोड़ के, चाहे वो टीएमसी थी, कांग्रेस थी, लेफ्ट था, सब एकजुट हो गए। तो ऐसी क्या पॉलिटिकल थ्रेट आप में देखते हैं? देखिए ये एक तो इनका ये बड़ा ऊंचे घराने के लोग जो रहते हैं ना, उनकी ये सोच है कि इतने सालों से हम संसद में आने जाने वाले लोग, हिंदुस्तान हमको बहुत बड़ा मानता था, हम राज परिवारों में पैदा हुए लोग, हम राजघरानों में पले बड़े लोग, और ये चाय वाला, चाय बेचने वाला, जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, लोगों के घर में कपड़े धोती थी, उसका बेटा आकर के हमें पर चैलेंज कर रहा है। तो एक तो कुछ लोगों का ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और आपने देखा होगा कितने भद्दे मेरे पर कमेंट किए गए, उसी में उसका रिफ्लेक्ट होता है। दूसरे वो लोग हैं जिनको अपने पापों की चिंता है कि कहीं हमारे पापों का जवाब कोई मांगेगा तो क्या होगा, तो ये डर उनको है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ दी है, तय किया है कि हम तीसरे मोर्चे को समर्थन करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तीसरे मोर्चे से समर्थन लेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है समर्थन लेने जैसी ताकत उनको मिलने वाली नहीं है। कहीं समर्थन देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वो कभी इस बात को कर नहीं सकते। बंगाल में जब आप गए तो आश्चर्य रूप से इतनी भीड़ उमड़ी हर सभा में आपकी, तो क्या लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती के पुराने दिन और ये ताकत? देखिए मैं कहता हूँ, हम जो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अच्छे दिन आने वाले हैं का मैं बंगाल ने बहुत बहुत नुकसान हुआ है बंगाल का। 35 साल में लेफ्ट ने तो बर्बाद कर दिया। दीदी 35 महीनों में लोगों का विश्वास जीत नहीं पाई है। हो सकता है इस चुनाव में उनको जो झटका लगेगा उसके बाद दीदी भी अपने आप में परिवर्तन करे, और मैं चाहूँगा दीदी सफल हो। हम उनके विरोधी उस प्रकार से नहीं है। राज्य सरकार में उनको अभी 2 साल मिले हैं, 2 साल में कुछ अच्छा करके जाए, हमारी शुभकामनाएं रहेगी, और सरकार में हम रहेंगे तो हमारी मदद भी रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं बंगाल को जितना जल्दी हम अच्छा बना ले अच्छा होगा। और जब मैं कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आपने कहा था जांच कराऊंगा मैं एजेंसी से, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये मैं दीदी के संदर्भ में या पश्चिम बंगाल संदर्भ में जो देखने के बजाय मैं उन गरीबों के संदर्भ में देख रहा हूँ
जिन गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए गए हैं, चिट फंड के नाम से चीटिंग हुआ है और शारदा के नाम पर लक्ष्मी को लूटा गया है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का जजमेंट अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका शुभ संकेत है। तो इसी तरह जो मूर्तियों की बात आपने की थी, जांच बैठाएंगे, धनी लोग मूर्तियां उनकी खरीद रहे हैं सब, तो वो आपका विचार अभी है? देखिए, सारी चीज़ों की बारीकी चर्चा कोई टीवी मीडिया पे थोड़ी होती है, चीज़ें जानकारी आती है, उसके आधार पर डिसीजन होते हैं। एक ये मोदी साहब पिछले दिनों असम में बड़ी ज़बरदस्त हिंसा हुई, मनमोहन सिंह का क्षेत्र है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आपको टारगेट कर रही थी, क्यों? वे चुनाव हार चुके हैं, चुनाव जीतने के लिए वो मरता क्या न करता, तो कहीं सहारा ढूंढ रहे हैं, तो कहीं पर भी, कहीं बारिश भी हो जाएगी तो हो सकता है वो कल मेरा नाम दे देंगे। बद्री केदार के अंदर अभी एक बस गिर गई, 15 लोग मारे गए, शायद उसमें भी मेरा नाम जोड़ देंगे। तो अब उनके पास कोई बचा नहीं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं जी, मजाक उड़ा रहे हैं। ममता कहती हैं कि आप बंगाल में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, कि वो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको वापस भेज देंगे, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ जो लोग हैं, तो क्या सचमुच ऐसा इरादा रखते हैं? कैसे? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के जन जन में न जातिवाद का जहर होना चाहिए, न बिरादरी का जहर होना चाहिए, न संप्रदाय का जहर होना चाहिए। भारत एकता ही भारत को आगे बढ़ाएगी। आज गुजरात 12 साल से न रुके, न थुके, न झके, न अटके, न रुकना है, न थकना है, न झुकना है, न अटकना है। जो विकास यात्रा को चला रहा है, उसका मूल कारण है गुजरात में एकता, गुजरात में शांति, गुजरात में भाईचारा, गुजरात में सद्भावना। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे विरोधियों के नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है, उनके वो कर नहीं सकते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जोड़ने वाला उनको समझ ही नहीं आता है। जोड़ने से ताकत क्या बढ़ती है, वो मुझे गुजरात का अनुभव है, और इसलिए हम जोड़ने की, विकास की राजनीति पर ही अड़िग हैं और सफल है। सफल है, सबसे बड़ी बात है, हम सफल हैं। दूसरी बात है, ये जो लोग डिवाइड की बातें करते हैं, मोदी ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, ये समझ लीजिए, मोदी ऑफ डिजिटल इंडिया। मैं मानता हूं 21वीं सदी में जीना है, डिजिटल इंडिया बनना चाहिए। 21वीं जीना है, डेवलप इंडिया बनना चाहिए। जिनके दिमाग में ये डिवाइड पड़ा हुआ, वो उन्होंने देश को बर्बाद किया। जिनके दिमाग में डेवलपमेंट पड़ा है, वो देश को आबाद कर देंगे। बांग्लादेश के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? उनका कहना है कि संधि हो गई थी इंदिरा जी और मुजीबुर रहमान के टाइम में, वापस नहीं जा सकते लोग। देखिए, जो संधि हुई हो, लीगल हो, मुद्दा ये है क्या इसके बाद अटका है क्या? सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि एग्रेशन है? अभी अभी कहा है, बहुत पहले नहीं कहा है। हाँ, ये एग्रेशन है शब्द सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? एग्रेशनल इंडिया। आप देखिए, मुद्दा मोदी का नहीं है। 1990 मोस्ट प्रॉब्ली 96 मिस्टर सईद भारत के MOS होम थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ ये बहुत चिंता का विषय है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1971, आई एम टॉकिंग अबाउट 1996। 1997 में लेफ्टिस्ट की सरकार थी, इंद्रजीत गुप्ता भारत के होम मिनिस्टर थे। उस पद से उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, लेफ्टिस्ट ने कहा है, और बंगाल के थे। उन्होंने कहा 1 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए बंगाल में घुस गए हैं, बंगाल का जीवन तबाह हो रहा है। 4 अगस्त 2005 दीदी हमारी ममता बनर्जी, जो आज बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट को ऊंचा नीचा कर दिया था। स्पीकर के सर पे जाके कागज फेंके थे। किस बात के लिए? आज जो मोदी बोल रहा है शब्दशः उसी बात के लिए। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण लेफ्टिस्ट वालों का वो वोट बैंक बन रहा है, लेफ्टिस्ट वाले उनको घुसेड़ रहे हैं, वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं। भारत सरकार इन घुसपैठियों को निकाले, इस मांग को लेकर के
दीदी ने पूरे पार्लियामेंट को अपने सर पे लिया था। जो बात 4 अगस्त को दीदी ने पार्लियामेंट में बोली थी, वही बात मैं आज बोल रहा हूं। फुल स्टॉप कॉमा में भी फर्क नहीं है। तीसरी बात, बुद्धदेव भट्टाचार्य, भद्र पुरुष कहते हैं उनको। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने बंगाल में कहा था कि बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो मदरसा है, ये मदरसाओं की एक्टिविटी चिंताजनक है। ये कह चुके हैं? ये इस एग्जैक्ट शब्द मुझे ध्यान नहीं रहे, लेकिन उसी प्रकार का मदरसाओं के प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और बहुत बड़ा हो हल्ला हो गया था। अगर जो बात लेफ्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य बोलते हैं, जो बात मुख्यमंत्री दीदी बोलती हैं, जो बात लेफ्टिस्ट होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता बोलते हैं, जो बात होम मिनिस्टर MOS मिस्टर सईद बोलते हैं, वही बात अगर मोदी बोले तो फिर तूफान खड़ा हो जाता है। तो कारण उन लोगों की राजनीतिक मुश्किलें हैं, शायद मर्यादाएं हैं, या उनका कोई निजी स्वार्थ है, इसलिए वो अपना स्टैंड बदल रहे हैं। तो मोदी साहब एक बात और बताइए भी, अचानक हम अमेठी कैसे चले गए? 48 घंटे के नोटिस पे आज तक बड़े से बड़ा बीजेपी का लीडर, चाहे अटल जी हों, आडवाणी जी हों, सुषमा जी हों, कोई गया नहीं। आप गए और इतना क्राउड वहाँ आया आपको देखने के लिए, इतना रेस्पॉन्स था कि 40 किलोमीटर का वहाँ जाम लग गया। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर अमेठी जाने का ये स्ट्रेटेजिक आइडिया आपको आया कहाँ से? देखिए, जब मैं गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा करता था तो मैं देख रहा था ये न्यूज़ ट्रेडरों की मदद से झूठ फैला करके गुजरात मॉडल को कभी गुब्बारा कह देना, कभी टॉफी कह देना, पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे। जो गुजरात आज देश की इकोनॉमी में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करता है, उसको ऐसी गालियां दे रहे थे। क्या गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात में जो अच्छा होगा वो भारत सरकार के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? आपने दुश्मन जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। और मोदी को कितनी अनाप शनाप जिस मोदी पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, आप ऐसी गंदी बातें करने लगे। तो फिर मुझे लगा ठीक है, समय रहते मैं आपको आपकी भाषा में जवाब दूंगा। और मैं बहुत बड़ा शांति से काम करता हूँ, मैं ऐसा करने की मेरी आदत नहीं है, तो मैं शांति से करता हूँ। तो मैंने स्मृति जी को बताया था कि हम वहाँ पर अमेठी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ना है और कोई फोकस नहीं हो रहा। आपने देखा होगा ABP न्यूज में घोषणा पत्र कार्यक्रम में स्मृति ईरानी जी थी, सारे दिग्गज पत्रकार बैठे थे। वो गए थे कि कांग्रेस के एजेंडा की फाइलें लेकर के, वो सवाल वही पूछने जाते थे, वो कहते ठहरो अमेठी की बात करो। सारे पत्रकार नियत्ते हो गए थे, कोई सवाल होमवर्क करके आए नहीं थे। और मैंने देखा था अमेठी के विकास के मुद्दे पर कांग्रेस के पास जवाब नहीं था, अमेठी की दुर्दशा हुई इसका जवाब नहीं था। एक परिवार के पास 40 साल तक सीट रही हो, प्रधानमंत्री वहां से बैठे हो और अमेठी के लोगों को पीने का पानी न मिलता हो, रास्ता न मिलता हो, शौचालय न मिलता हो, घर में नलका न होता, बिजली न मिले, बच्चों को स्कूल न मिले, अस्पताल न मिले, ये सारी बातें देश के सामने आने लगी। फिर भी मैंने देखा ये जो न्यूज़ ट्रेडर है वो स्मृति ईरानी की बात को दबा रहे थे। वे एक ही चेहरे पर कैमरा लगा के बैठे थे और उनका बड़ा गुणगान कर रहे थे और रियल इश्यू को दबा रहे थे। मुझे किसी का नाम देना नहीं, 25 लोग हैं तो दिखाते नहीं थे। क्या भक्ति की है ये न्यूज़ ट्रेडरों ने, क्या भक्ति की है ये बिकाऊ देश के लोगों ने, सत्य दिखाया नहीं देश को। तब मुझे लगा कि जो सत्य है मेरे जाने का उजागर होगा। अच्छा, इसलिए गए। और मैंने तय किया कि एक्चुअली मॉडल विकास का मैं चर्चा करूंगा, और मैंने की और उसके पसीने छूट गए। बड़ी बड़ी बातें, सेकुलरिज्म दिखना बड़ा बोलना बहुत सरल है। वहां पर मुसलमान के बच्चे को स्कूल जाने के लिए क्या व्यवस्था हो, जवाब दो ना भाई। वहां के मुसलमान बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की क्या, उसका जवाब दो ना। आपका सेकुलरिज्म उनके तो काम आता नहीं है, उनकी तो गरीबी जाती नहीं है, उनको तो रोजी रोटी मिलती नहीं है। तो तुम्हारी कुर्सी के लिए तो सेकुलरिज्म है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए तो सेकुलरिज्म है नहीं। हम चाहते हैं सबकी ज़िंदगी बदले,
तो अमेठी में मैंने सिद्ध कर दिया कि कैसे झूठ चलाया गया है, कैसे गुब्बारे चला गए हैं, कैसे हिंदुस्तान के न्यूज़ ट्रेडर को टॉफियाँ दे दे करके दुनिया चलाई गई है, तो मैंने खुल करके रख दिया। और फिर अगर मौका मिला तो आपने कहा कि 60 महीने में अमेठी बदल दूंगा मैं, तो क्या मोटे तौर पे कोई? देखिए, स्मृति ईरानी जी लोकसभा की सदस्य बनेगी, अच्छा, वो मेरी प्रतिनिधि होगी और वो खुद वहाँ काम करेगी। और अगर अमेठी के लोगों को नहीं जिताना है और उनको जो राहुल जी ने पिछले 40 साल में दिया है देना है, तो फिर वो उनकी मर्जी, हम क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के सटा हुआ बिहार है, बिहार की थोड़ी बात करते हैं तो जितने ओपिनियन पोल्स अभी तक आए हैं, आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 10-11 महीने पहले बीजेपी से अलग होने का जिन्होंने फैसला लिया, वो उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा ब्लंडर था? देखिए, कभी कभी मनुष्य का अहंकार इतना ऊपर चला जाता है कि उसके तीर, अंधेरे में तीर चलाने से वो तीर खुद ही के पैर पर पड़ते हैं। आज उनका खुद के तीर उन्हीं के पैर पर पकड़ के उनको जकड़ लिया है। मुझे उन पर कोई नाराजगी नहीं है, दया आती है, दया आती है और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल बड़ा दिलचस्प, सुना है कि आपकी पार्टी और आरएसएस ने ये फैसला किया है कि अगर किसी भी कारण से 1% आप प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो वो कहेंगे नो मोदी नो गवर्नमेंट, कोई हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, हम सरकार नहीं बनाएंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। तो एक कार्यकर्ता और प्रचारक के नाते आपकी पार्टी ने आपके बारे में जो स्टैंड लिया है, क्या इससे आप गौरवान्वित महसूस करते हैं? न मैंने ऐसा सुना है, अच्छा, न मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है, न मेरे कान पे आया है। ये वही न्यूज़ ट्रेडरों की कमाल है जो न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये जो न्यूज़ मैन्युफैक्चरर है और न्यूज़ ट्रेडर्स हैं, उनकी एक बात भी अभी तक सही निकली है क्या? बाजार में गर्मी फैला देते हैं 2 दिन के लिए और बाद में कोई जवाब देते नहीं। तो न्यूज़ मैन्युफैक्चरर्स एंड न्यूज़ ट्रेडर्स, उनके पीछे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मोदी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे दर्शकों के साथ। तो बंगाल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के और ETV के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शायद इस पूरे चुनाव अभियान का आखिरी इंटरव्यू होगा और पहला इंटरव्यू सर आपने हमें दिया, आखिरी इंटरव्यू होगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र की आस्था न छोड़ें। आज दुनिया में अवेलेबल जो व्यवस्थाएं हैं उसमें लोकतंत्र एक ही ऐसी व्यवस्था है जिसको हम स्वीकार करके देश का भला कर सकते हैं। आपका वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मतदान कीजिए, भारी मतदान कीजिए और दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए आप मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।